गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि मैं ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के ऊपर अपना नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक ओम्स लॉ। जैसे आपने देखा है, यहाँ मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा भी है, ओम्स लॉ की एक स्टेटमेंट कहती थी कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट थ्रू द कंडक्टर अक्रॉस इट्स एंड। ये स्टेटमेंट दी तो है ओम्स लॉ ने, लेकिन हमको ये नहीं पता कि स्टेटमेंट आई कहाँ से। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे 1828 में सर जॉर्ज सिमंस ओम्स, इनने इस ओम्स लॉ के बारे में बताया था। इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। तो प्रैक्टिकल क्या था देखिए, इन्होंने पहले कंडक्टर लिया। उस कंडक्टर को जब लिया, उसके दो एंड्स थे। ठीक, ये मान लेते ए, ये है बी। उन्होंने एक एंड्स पे पॉजिटिव चार्ज रखा, उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो 10 वोल्ट लगाया था, और दूसरे एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रखा वो लगाया उन्होंने 0 वोल्ट। अब जैसे आप जानते हो फिजिक्स में, अगर हम हीट की बात करते हैं, मैंने बोला हीट को ट्रांसफ़र करना है दो बॉडी में, तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, है ना। एक बॉडी होगी जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और एक बॉडी होगी जिसमें टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो हायर बॉडी से लोअर बॉडी पे टेम्परेचर क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। ठीक, हीट की बात हुई। वाटर की बात करते हैं, वाटर भी ऐसे ही है। अगर हम वाटर की बात करें, एक हाइट पे मान लीजिए ट्यूब वेल रखा है, एक हाइट पे ट्यूब रखा है, और उससे जस्ट नॉर्मल बिलो हाइट पे एक और ट्यूब रखा है, और वाटर ट्रांसफ़र होना है, तो वाटर ट्रांसफ़र कैसे होगा? हायर टू लोअर, है ना। अगर ये ट्यूब इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक, इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? वाटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ क्या बताता है? फिजिक्स ये चीज़ बताती है कि कोई भी चीज़ अगर फ्लो करेगी ना, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करेगी। ठीक, तो ये हीट वाटर का एक एग्जाम्पल था जो मुझे बताना था। अब देखिए इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझते हैं। इस एग्जाम्पल की तरह ही हम ये समझने जाएंगे कि इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ट्रांसफ़र करेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, एक एंड पे हायर पोटेंशियल लगा है 10 वोल्ट, एक एंड पे मैंने ले लिया 0 वोल्ट। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, करंट किधर फ्लो हो रही है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक, लेफ्ट टू राइट। और हम जानते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट है। ठीक, ये पहला कंडक्टर में उन्होंने किया। ठीक, ये जो कंडक्टर मैंने दो बनाए हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, उन्होंने एक कंडीशन ले ली, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया। ठीक, जहाँ पे सारी फिजिकल कंडीशन सेम थी। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है एक रूम जहाँ ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, वहाँ का प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, सब क्या था? कांस्टेंट था। सब क्या था? कांस्टेंट था। तो ये कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक, इस कंडीशन में उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। ये पहला कंडक्टर था। सेकंड कंडक्टर में जो उन्होंने क्या किया, एक एंड पे, ए एंड पे उन्होंने चार्जेस की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी। जब चार्जेस की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी, तो वी रिक्वायर मोर फोर्स टू मेक द चार्जेस टू मूव इन द कंडक्टर, तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। अब कितना कर दिया? 20 वोल्ट। यहाँ 10 था, यहाँ 20 कर दिया। ये जब चेंजेस उन्होंने किया, तो उन्होंने देखा कि करंट डबल हो गया। यहाँ का पहले आई था करंट, यहाँ पे 2i हो गया। तो जब करंट डबल हो गया, तो उन्होंने ये देखा कि यार मैं जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ, ठीक, करंट बढ़ता जा रहा है। 10 से 20 किया, i से 2i हो गया। फिर एक और कंडक्टर लिया, 30 वोल्ट किया, 3i हो गया। 40 वोल्ट किया, 4i हो गया। तो वो एक कंक्लूजन पे है। इस कंक्लूजन में आए कि यहाँ इस प्रैक्टिकल में ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इस प्रैक्टिकल के थ्रू उन्होंने ये क्लियर किया कि अगर हम ओमिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ चार्जेस जिसे बोलते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कंडक्टर में, तो हमको ये पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। ठीक, फिर से क्या हुआ, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन हटेगा, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी जिसे हम R से डिनोट करेंगे, और इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आया? डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप डेल्टा V लिखिए या V लिखिए, बात एक ही है, V इंटू I इंटू R। तो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला तो यहाँ से डिराइव हुआ था, इस प्रैक्टिकल से। फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट, जैसे आप जानते ही हो, V से डिनोट करते हैं। I की यूनिट क्या होगी? एम्पियर।
इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इसे, ठीक, ए से डिनोट करते हैं। आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसका सिंबल होता है ये। तो ये ओम्स लॉ की बात थी। अब देखिए इसके हम ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हम ग्राफ पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्राफ में आते हैं, ग्राफ किसके बीच में बनेगा? ग्राफ दो चीज़ के बीच में बनेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ये देखिए हम ग्राफ बनाते हैं, हमने वाई एक्सिस पे मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स एक्सिस पे मान लिया है हमने करंट, और इन दोनों के बीच में हम जान रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक, ये 10 वोल्ट है, ये 20 है, ये 30 है। 10 वोल्ट पे आई करंट था, 20 वोल्ट पे 2 था करंट, 30 पे 3 था। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमको देखिए लाइन क्या मिलेगी? एकदम स्ट्रेट मिलेगी, ठीक। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब ये जो ग्राफ बना है, ठीक, इस ग्राफ में ये आया कैसे? आपने 11th क्लास में स्लोप पढ़ा होगा, ठीक, नहीं भी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, जो 10th वाले पढ़ेंगे और जो 12th वाले हैं वो लोग स्लोप ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो स्लोप के तरह हेल्प से भी मैं ये निकालता हूँ फॉर्मूला ओम्स लॉ का कैसे आया, ठीक। अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो आप तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बात करते हैं, ठीक। यही तो सर जॉन सिमंस ने बताया था कि हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जहाँ सारी फिजिकल कंडीशन सेम कर दें, ये चीज़ कंडक्ट हो सकती है, वहाँ पे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कंडक्टर में, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब स्लोप की हेल्प से देखते हैं कैसे है। अगर स्लोप की हेल्प से हम देखते हैं तो स्लोप आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो tan थीटा क्या है अपना? हमने y अपॉन एक्स एक्सिस पढ़ा था। अब देखिए y एक्सिस और एक्स एक्सिस का फिजिक्स में क्या रूल है। इसमें बोला कि अगर हम स्लोप निकालते हैं, ठीक, स्लोप की बात कर रहे हैं, ये है y एक्सिस डेल्टा v है और ये x एक्सिस पे i है। अगर हमने इस ग्राफ का निकाला तो हमने यहाँ स्लोप निकालते हैं डेल्टा थीटा, ठीक, थीटे का स्लोप निकालते हैं तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। तो देखो स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं? स्लोप हम निकालेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक। रेजिस्टेंस का स्लोप निकालेंगे, वो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ स्लोप का मतलब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कौन है? रेजिस्टेंस है r। तो r इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा v का मतलब क्या है? डेल्टा मतलब हम लोगों ने पढ़ा था फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक, यानी फाइनल पॉइंट क्या है? कोई ना कोई पॉइंट होगा, मान लो ये 0 इनिशियल है तो फाइनल यहाँ 10 है, तो क्या लिखते हैं हम? 10 माइनस 0। तो यहाँ तो डेल्टा v लिया, तो डेल्टा v क्या होगा? यहाँ पे वाई एक्सिस पे डेल्टा v होगा, एक्स एक्सिस पे कौन होगा? करंट होगा। तो स्लोप के फॉर्मूले से भी हम ड्राइव कर सकते हैं कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला कैसे आया। अगर आपसे कोई पूछता है ना, ये तो आप अकॉर्डिंग इक्वेशन बता दोगे, लेकिन आप स्लोप की हेल्प से यानी मैथ्स की हेल्प से भी आप बता सकते हो कि क्या फॉर्मूला ओम्स लॉ का आएगा। और यहीं से फॉर्मूला क्या बन जाता है? डेल्टा v इज इक्वल टू आई इंटू आर। डेल्टा v को आप v भी लिख सकते हो, तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक। तो स्लोप से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर कुछ कंडीशंस आई। कंडीशंस ये आई, जॉर्ज सिमंस ओम्स ने ये बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ही कर सकते हैं ना, तो मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैलिडिटी होगी, कुछ ना कुछ इसके फेलियर्स होंगे, है ना। तो हम उस बात करते हैं उसकी वैलिडिटी फेलियर्स पे कि क्या है, किस पे फेल होंगे, किस पे वैलिड करेंगे। चलो उस पर थोड़ा हम डिटेल पे आते हैं। डिटेल में आने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये ओमिक कंडक्टर होता क्या है। व्हाट इज़ द ओमिक कंडक्टर? बार बार हम कह रहे हैं कि ओम्स ने बोला कि ओमिक कंडक्टर पे ही हम ये प्रैक्टिकल एग्जिस्ट हो सकता है, ये ओम्स लॉ की थ्योरी एग्जिस्ट हो सकती है। तो कैसे होगी? देखो ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या है? ये ओम्स लॉ हमेशा ओमिक कंडक्टर पे होगा। ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर का मतलब होता है, आप पढ़ते आ रहे हो मेटल के बारे में, ठीक। तो ये वैलिड एंड फेलियर दोनों की बात करेंगे हम ओम्स लॉ की, ठीक। इट वैलिड ऑन ओनली ओमिक कंडक्टर।
ओमिक कंडक्टर पे ये वैलिड करेगा। ओमिक कंडक्टर का मतलब है मेटल कंडक्टर। मेटल आप समझते ही हो, केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स में भी पढ़ते आ रहे हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये सिर्फ मेटालिक कंडक्टर पे ही वैलिड है, प्लस इट डज नॉट वैलिड, ये वैलिड किसके लिए नहीं है, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, ये नॉन ओमिक कंडक्टर पे वैलिड नहीं है, प्लस ये सुपर कंडक्टर पे भी वैलिड नहीं है, ना ही ये वैलिड है सेमी कंडक्टर पर। ठीक, तो ये वैलिड किसके लिए, ओनली फॉर द ओमिक कंडक्टर यानी मेटल कंडक्टर पे, ये इन तीन चीज़ों पे वैलिड नहीं है। तो ये हो गया वैलिडिटी इसकी। नेक्स्ट इसकी चीज़ ये है, अगर इसका ग्राफ हम पर प्रैक्टिकली समझते हैं ना, तो उसको ग्राफ को देखिए, डेल्टा वी आई, हमको लगता है एकदम स्ट्रेट जाता है ग्राफ, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू देखा गया ना, लाइन इसकी कांस्टेंट वाली स्ट्रेट जा रही थी, स्ट्रेट जाने के बाद एक मोमेंट में आके ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, इसके नॉर्मल डेविएशन जो एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए था, वहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बोला कि ये क्यों हुआ, तो उसको समझने के लिए समझिए, एक आप रजिस्टर्स ले लीजिए, उसे आप पोटेंशियल से कनेक्ट करिए, उसमें जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ हाई क्वांटिटी में, जब मोर एंड मोर पोटेंशियल डिफरेंस उस पर आपने अप्लाई किया, तो करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ सर्किट में। तो जब उस सर्किट में या कंडक्टर में फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ करंट का, तो इस रजिस्टर्स पे क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस्ड हुई, और इस कंडक्टर पर जब हीट प्रोड्यूस हुई तो हुआ क्या, इसकी जब हीट बढ़ने लगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से, पोटेंशियल डिफरेंस लगने की वजह से करंट जब फ्लो होने लगी तो वो हीटअप होने लगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस किसको भी इंक्रीज़ करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस को भी, क्योंकि ओम्स लॉ के फॉर्मूले से देखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। तो इस कंडक्टर में क्या वोल्टेज भी इंक्रीज़ होने लगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ होने लगा। तो फिर ये बोला गया, तो हम ये कह सकते हैं कि एक सम मोमेंट पे, पीक पॉइंट पे आने पे ये लॉ वैलिड नहीं होता, इसलिए बोला गया है कि ओम्स लॉ एक सर्टेन वैल्यू पे वैलिड होता है, ओनली फॉर द मेटल कंडक्टर, ना नॉन ओमिक कंडक्टर पे वैलिड होता है, ना सुपर कंडक्टर पे, ना सेमी कंडक्टर पे। और क्या किन मटेरियल पे ये वैलिड नहीं होता है, अगर मटेरियल की बात करें तो ये वैक्यूम ट्यूब के लिए भी वैलिड नहीं है, ठीक, सुपर कंडक्टर में भी वैलिड नहीं है जो लिखा है ऊपर, ठीक, सेमी कंडक्टर पे वैलिड नहीं है, इंसुलेटर पे वैलिड नहीं है, ओनली फॉर मेटल कंडक्टर। ठीक, तो ये है पूरा हमारा ओम्स लॉ। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है ना कि ओम्स लॉ किस किस पे वैलिड नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये बुक्स में नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ वैल्यू आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि ओम्स लॉ पे आते कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल देखिए क्या है, अगर मान लो एक आपको सर्किट दिया हुआ है, ठीक, और सर्किट देने पे आपको बोल देता है कि आपको रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, तो कैसे करोगे न्यूमेरिकल। देखिए मान लेते हैं आपको बोल दिया गया इन आ कंडक्टर, in a conductor the current is flowing in a conductor, the current is flowing 2 ampere across its ends with 2 ohm resistance. Find its potential
डिफरेंस। ठीक, क्या बोल रहा है, कंडक्टर दिया हुआ है, उसमें आपको करंट कितनी दी है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना दिया है 2 ओम। देखो न्यूमेरिकल का एक दो तरह से करने का तरीका होता है, या तो आप उस न्यूमेरिकल जो बोल रहा है उसका मतलब समझ जाओ बहुत आसानी से, ठीक, आपको समझ में आ जाए कि अच्छा क्या मतलब निकल रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो तुरंत कैच किया करो यूनिट को। ठीक, एम्पियर, एम्पियर का मतलब होता है, हम जानते हैं करंट की यूनिट होती है, तो समझिए करंट दिया है। ओम, ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, तो हमको तुरंत पता चल गया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते ही है, डेल्टा वी से होता है, तो हमको देखो वैल्यू से पता चल गया क्या निकालना है, क्या दिया है, तो आई आर मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। तो ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 4 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल दिए रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, करंट दे देगा, रेजिस्टेंस पूछ लेगा, रेजिस्टेंस दे देगा, करंट दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस पूछेगा। तो ऐसे ही आ रहे सारे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ किसने दिया था, सर जॉर्ज सिमन्स ओम्स ने दिया था 1828 में। इसकी स्टेटमेंट कहाँ से, प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक, ग्राफ हमने पढ़ा, ठीक, ग्राफ के थ्रू हमने डेरिवेशन किया कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आएगा। फिर हमने ये भी जाना है कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट, स्लोप के कॉन्सेप्ट से भी हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर एक ये भी चीज़ होती है, ट्राई करना, किसी टीचर से पूछना कि ओम्स लॉ किस चीज़ के लिए वैलिड है, नहीं है। ठीक, आई होप बता दे, नहीं बताएगा तो आपको तो मेरे लेक्चर में मिल ही जाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ लिखा है कि किस चीज़ के लिए वैलिड है, किस चीज़ के लिए वैलिड नहीं है। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही ओम्स लॉ। थैंक यू। एक